हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल अपना लॉ कॉलेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज से शुरू कर रहे हैं हम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज, जिसका आज पहला लेक्चर है, अभी प्रेजेंट होगा। और इसी तरह हम आपके लिए रेगुलरली पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स लाते रहेंगे और आपको आसान से आसान भाषाओं में समझाने का प्रयास करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और हमारे अपने YouTube चैनल के परिवार बने। तो आज हम जानेंगे हमारे पहले लेक्चर के बारे में, हमारी क्लास 1, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम देखेंगे भारत के संविधान के बारे में। भारत का संविधान, जिसे हम सबको जानना चाहिए। भारत का संविधान सबसे ऐतिहासिक संविधान है। भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है। कैसे बना भारत का सबसे बड़ा और लंबा संविधान, हम इसमें ये भी जानेंगे। हम इसमें ये भी जानेंगे कि इस भारत के संविधान से जुड़ी अनोखी बातें। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा संविधान कैसे बना, क्यों बना, और उसको बनाने में हमारे क्रांतिकारियों, हमारे राजनेताओं का क्या क्या रोल था, हम वो सब इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सर्टेन पॉइंट्स। पहले इंट्रोडक्शन में हम कवर करेंगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इनेक्टमेंट कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, हमें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता था। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम फिर उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि बैकग्राउंड में क्या, मतलब क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद ही बनना शुरू हुआ। क्या वो ब्रिटिश एरा के टाइम पे नहीं था? क्या हमारी राइट्स, ड्यूटीज, लेजिस्लेशंस नहीं थे? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ अन बैकग्राउंड। क्या वर्किंग में हम देखेंगे कैसे 1928 के बाद नेहरू रिपोर्ट आई, 1934 में कैसे एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। सेशंस में डिफरेंट सेशंस देखेंगे, जो 3 सेशंस थे मेनली, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर एंड 13 दिसंबर। कौन कौन सी कमिटीज बनी, ड्राफ्टिंग कमिटीज का क्या रोल था, इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट, कौन से एक्ट इनेक्ट हो गए थे और इन्फोर्स भी हो गए थे, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन एंड ऑर्डिनेंसेस, और कब हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, और लास्ट में कंक्लूजन। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारा पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो हम पहले पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. In general terms, it means the rule which regulates the structure of the principal organ of the government and their relationship to one another and determine their function. Constitution is a supreme and fundamental law of land because it contains the fundamental rule that constitutes the country and its institution. दोस्तों, इसमें सिर्फ इतना ही बात की गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमें इन सिंपल टर्म्स में कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सुप्रीम और फंडामेंटल। अभी हम बार बार में यहाँ सुप्रीम वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? जैसे हमारे पास आईपीसी भी है, सीआरपीसी भी है, तो हम इनको, ये भी तो लॉज है हमारे, इनको सुप्रीम क्यों नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि ये हमारे जनरल लॉज हैं और ये सुप्रीम लॉ है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक डेफिनेशन के थ्रू ही। जैसे एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के शेल्टर में वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला इन विच ऑल द लॉज आर मेट। कॉन्स्टिट्यूशन वो सारे प्रोविजंस कवर कर लेता है जो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम, नो वन इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अ फंडामेंटल because it gives the fundamental rights and remedies. Constitution is a supreme legal authority which binds the legislative, executive and judicial organ of the government. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल अथॉरिटी है जो कि रिलेशनशिप मेंटेन करती है इन 3 ऑर्गन्स में। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिलेशनशिप टू मेंटेन द 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल,
26th of January 1950 was a red letter day in the long and cheered history of India. On this day, present Indian Constitution was brought into force, which announced to the world the birth of a new republic. 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था और ये एक नए रिपब्लिक के रूप में हमें मिला. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैकग्राउंड. तो हम बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड हम कहां से देखते हैं? तो हम पहले पढ़ते हैं, फिर हम इससे डिस्कस करेंगे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. जैसा कि आप जानते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म हैज इट्स रूट फ्रॉम ब्रिटिश रूल. जैसे कि हमने पढ़ा कि जो इसका प्रेजेंट फॉर्म है उसकी रूट्स कहां से ट्रेस होती है? ब्रिटिश रूल से. तो इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बनने से पहले भी राइट्स और ड्यूटीज, लेजिस्लेशंस अवेलेबल थे. कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी बनने की तैयारी में था. आगे पढ़ते हैं. एंड द वर्किंग एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम देखेंगे आगे. देयर आर सेवरल लेजिस्लेशन इन रिलेशन विद द राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1946. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिया की वो फॉर्म हो गई थी 1946 को. द प्रिपरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन and rights were made before the constituent assembly has its roots from British rule. सेम टू सेम यहाँ पे भी यही बोला गया है. जो प्रिपरेशन थी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड राइट्स. यहाँ पे ये बोला गया है जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थी और जो राइट्स है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने के पहले नहीं थे? थे. तो हम देखेंगे कि कैसे थे. तो यहाँ पे ये बताया गया है, ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू रिवोल्ट ऑफ 1857. जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो ब्रिटिश एरा था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो 1600 में आ गई थी और उसने ऑलमोस्ट 1765 तक सब कवर कर लिया था. तो वो ब्रिटिश इंडिया में रूल करने लग गई थी और ब्रिटिश इंडिया को अपनी कॉलोनी बना चुकी थी. तो 1773 में इंडिया उसका पहला लेजिस्लेशन लागू हुआ था. इसलिए हम अपने राइट्स और ड्यूटी को ट्रेस करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, क्योंकि पूरे होल इंडिया में रेगुलेटिंग ऑफ 1773 लागू हुआ था. तो यहां से हम रिवोल्ट ऑफ 1773 और रिवोल्ट ऑफ 1857 यहां हम देखते हैं, यहां से यहां तक. और सिमिलरली जब कंपनी रूल खत्म होके क्राउन रूल लगता है, तो क्राउन रूल इस्टेब्लिश होता है, तो सिमिलरली क्राउन रूल में भी हम देखते हैं कि कैसे राइट्स, लेजिस्लेशन और डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू हम ट्रेस करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा. ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये आपके लिए सेपरेट वीडियोस लाए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े वीडियोस है और हमें यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करना है कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या होने वाला है. सिमिलरली इस एक्ट में भी जब क्राउन रूल स्टार्ट हुआ था, इनमें भी हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ये सारे एक्ट्स और लेजिस्लेशन में हम देखते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनके कुछ रोल थे, पर इसमें इंडियन पीपल्स का कोई पार्टिसिपेशन और वो कहीं से कहीं तक भी कुछ एक्ट्स मेंशन नहीं थे इनमें. ये हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वर्किंग को हम एकदम फ्लो चार्ट से समझते हैं कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग स्टार्ट हुई थी. जैसे हमने बैकग्राउंड में देखा कि कैसे हमने ब्रिटिश एरा में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेके क्राउन रूल या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तक देखा कि कैसे हमारे राइट्स और ड्यूटीज, लेजिस्लेशन कैसे कैसे वहां से कुछ कुछ चीजें, प्रोविजंस उठाए गए. वैसे की वैसे हमारी वर्किंग में कैसे हम देख सकते हैं. जैसे 1928 में फर्स्ट नेहरू रिपोर्ट आई. नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की गई, जिसको लीड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू. ये हमारे आईएनसी के प्रोमिनेंट लीडर थे. सिमिलरली देखेंगे हम 1934 में सर एम एन रॉय, ये भी हमारे आईएनसी के प्रोमिनेंट लीडर थे, सर एम एन रॉय. इन्होंने डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कि फ्रेमवर्क करेगी
कॉन्स्टिट्यूशन को, और होल आईएनसी ने डिमांड करी फिर इन 1935। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी सिमिलर चीजें ब्रिटिश इंडिया से कही। ये भी आईएनसी के बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने लगे। फाइनली इन 1940 पहले तो ब्रिटिश कॉलोनियल्स ने मना कर दिया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के चलते, वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1945 के बीच में शुरू हो गया था, तो वर्ल्ड वॉर में इंडियन लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी था, इसलिए ब्रिटिश कॉलोनियल्स ने एक्सेप्ट कर ली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड। अब बस हमें इसे पढ़ना है जो हमने यहाँ पे देखा। The Nehru Report was the first major attempt by the Indians to draft a constitution for themselves। जैसे कि हमने पढ़ा, The Nehru Report was the first major attempt, जो अटेम्प्ट था इंडियंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जो कि इन द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। यह रिपोर्ट को हम नेहरू रिपोर्ट या फिर स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। सर एम एन रॉय in 1934 proposed the idea of constituent assembly. The demand was taken up by the Congress party in 1935 as the official demand, जैसे कि हमने बात करी। In 1938 Jawaharlal Nehru on behalf of the INC demanded that the constituent assembly was consist of for Indian only. Initially British colonial officials opposed the demand for the constituent assembly, but later the situation of World War II arose and hence accepted the demands in 1940। इसको आप फ्लो चार्ट की तरह समझेंगे, जैसे हमने पिछले स्लाइड में समझा था, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ये चीजें समझ में आएगी। फॉर्मेशन, अब कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन, हमने देख तो लिया कि हमारी वर्किंग कैसी थी, अब हम देखते हैं हमारा फॉर्मेशन कैसे था, कैसे अगस्त ऑफर के थ्रू हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनने की शुरुआत हुई। तो हम देखते हैं कि 8 अगस्त 1940 वाइसरॉय लिनलिथगो, द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन अगस्त ऑफर। सिंपली अपन अगस्त ऑफर को समझते पहले। यहाँ अगस्त ऑफर क्या है? जो अगस्त ऑफर है, अगस्त ऑफर में कुछ नहीं कहा गया था कि अगस्त ऑफर में सिर्फ ये लॉर्ड लिनलिथगो ने ये कहा था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के खत्म होने के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए दी जाएगी। फिर आगे पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए अपन इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था इंडिया के लिए, जो कि इंडिया को रेगुलेट करे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्लेड a significant role in the formation of the constitution। इसलिए बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में, और इसलिए सर एम एन रॉय का ये बहुत अच्छा आइडिया था कि फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इसमें देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान, सबसे इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन 6 दिसंबर 1946। जो हमारा कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बन गई थी 6 दिसंबर 1946 को। A cabinet mission came to India in 1946 in order to discuss the transfer of power, also called the Cabinet Mission Plan 1946. Lord Patrick Lawrence, Sir Stafford Cripps and Mr. A.V. Alexander। तो कैबिनेट मिशन के ये 3 लोग आए थे इंडिया में, और इनके थ्रू, इनकी लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। थ्रू दिस कैबिनेट मिशन प्लान द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाइनलाइज्ड। इसका मेनली इसने स्ट्रक्चर बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ढांचा क्या होगा, तो ये फाइनलाइज किया था इसने। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट्स कैसे बटेगी, तो वो बटेगी पॉपुलेशन के बेस पे, उनकी प्रिंसली स्टेट्स में भी और ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस में भी। तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थी 291 एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस थी 93, टोटल थी 389, 286 थी, सॉरी, ठीक, ओके। सेशंस, अब हम इसमें पढ़ेंगे सेशंस, डिफरेंट सेशंस के बारे में पढ़ेंगे।
तो कितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने सेशंस हुए? तो टोटली ऐसे तो 5 सेशंस हुए थे, पर मेनली पढ़ते हैं अपन 3, क्योंकि ये जरूरी है। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 9, 11, 13। ठीक है, अब हम इसमें पहले पढ़ेंगे कि इसमें सिर्फ मेनली ये था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक थी ये, और मुस्लिम लीग ने पूरी तरीके से बायकॉट किया था। अब इसको पढ़ लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 9 दिसंबर 1946, मुस्लिम लीग बायकॉटेड French, according to a French practice, Dr. Sachidanand Sinha was the oldest member of the assembly, was elected temporarily as a president of Constituent Assembly. 11 दिसंबर में क्या हुआ था? 11 दिसंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड हुए थे एज अ प्रेसिडेंट, एच.सी. मुखर्जी बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर कौन बने थे? सर बी.एन. राव। और 13 दिसंबर में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था, जो कि आज के प्रेजेंट डे में हमारा क्या है? प्रीएम्बल। तो कॉन्स्टिट्यूशन उतना जरूरी पढ़ना है जितना कि प्रीएम्बल पढ़ना। क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्शनरी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ 13 दिसंबर को, एंड वाज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, लेइंग डाउन अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच लेटर बिकम्स द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि हमने पढ़ा। ठीक है, अब अगली स्लाइड में देखते हैं। इट कंटेन्स अ फंडामेंटल एंड फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या बोला गया है कि एक फंडामेंटल और फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ही आल्सो सजेस्टेड इंडिया विल बी सोवरेन, रिपब्लिक और इंडिपेंडेंट। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया क्या है? सोवरेन है, इंडिपेंडेंट है, कोई फॉरेन अथॉरिटी का हमारे ऊपर रूल नहीं है। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, है ना। हैविंग अ रिपब्लिक, it means India is chosen a candidate by by direct elections. ठीक है, the resolution adopted on 22nd of January 1947 by assembly anonymously। इसमें इसका मतलब ये कि भैया जो रिजोल्यूशन पास हुआ था 13 दिसंबर को, 22 जनवरी 1947 में एक्सेप्ट किया गया अनोनोमसली, मतलब कंप्लीटली, किसी ने भी इसको अपोज नहीं किया। तो जब अब इसके नीचे देखते हैं अपन, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हो रहा था, तब क्या हो रहा था? जब ब्रिटेन में सरकार बदल गई, केमेंट एटली की सरकार आ गई। तो उन्होंने क्या बोला भैया, 20 फरवरी 1947 को उन्होंने उनके पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में ये बात कह दी कि भैया हम इंडिया को फ्री कर देंगे और इंडिपेंडेंट कर देंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क का, और यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ऑन 20 फरवरी 1947 इन हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटिश शुड ट्रांसफर द पावर एंड अनाउंस्ड लेट देम फ्री एंड इंडिपेंडेंट। फिर इसको इंडिपेंडेंट करना था, तो सर लॉर्ड माउंटबेटन को आया। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन प्लान है। लॉर्ड माउंटबेटन के अपन 3 मेनली मेजरली पॉइंट पढ़ लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, सर लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भैया या तो फिर इंडिया के साथ एक्सेशन कर लो, पाकिस्तान के साथ एक्सेशन कर लो, या तो फिर खुद इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाओ। तो जिसने इंडिया के साथ करा वो इंडिया के साथ, जिसने पाकिस्तान के साथ करा वो पाकिस्तान के साथ, अभी भूखे। और जिसको इंडिपेंडेंट स्टेट रहना था तो वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंडिया में रहता है। ठीक है, अब लॉर्ड माउंटबेटन प्लान में समझते हैं। ठीक है, 3 जून 1947 इंडियन न्यू वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन आए सर 3 जून 1947 को। लॉर्ड माउंट प्लान एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑफ इंडिया इन 2 डोमिनियंस, 2 भागों में बांट दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, जुलाई 1947 द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1947 डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन बॉडी। इसने इस एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इसने इंडिपेंडेंट और सोवरेन बॉडी डिक्लेयर कर दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम लेजिस्लेटिव बॉडी भी कहते हैं, इसको फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, और अगर वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह फंक्शन कर रही है तो इसके जो हेड होंगे वो जीवी मावलंकर साहब होंगे, मावलंकर साहब। ठीक है, जैसे डिफरेंट सेशंस थे हमारे, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिफरेंट कमिटीज भी बनी। अब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, ओरिजिनली इसके पास 395 आर्टिकल्स थे, तो उसके लिए डिफरेंट कमिटीज तो होगी ही। तो उसके 8 मेन कमिटीज थी। उसमें मेजर रोल किसका था?
ड्राफ्टिंग कमेटी का, जैसा आप सब जानते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी स्टेब्लिश कब हुई थी? 29 अगस्त को 1944 में, जिसके 7 मेंबर मेन है, जिसमें आपको एक मेंबर के बारे में तो बिल्कुल पता होगा। सॉरी, यहाँ पे मेंबर की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जो कि चेयरमैन थे। इनके बारे में तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं। और इनके साथ हमें इन 6 मेंबर्स को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में इनका भी मेजर रोल था। डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन, लेजिस्लेशन, ये हर नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने उठाए हैं, इन्होंने समझे हैं। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, एन माधव राव, एन गोपाल स्वामी अय्यनागर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, टीटी कृष्णमचारी। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी को, कि भैया ड्राफ्टिंग कमिटी में था क्या ऐसा, क्यों? क्योंकि भैया 395 आर्टिकल्स ओरिजिनली बनाना, मतलब उस टाइम अपने को पता नहीं था 395 आर्टिकल्स होने वाले, पर ऐसा कि भैया ड्राफ्ट को प्रिपेयर करना, इतने बड़े ड्राफ्ट को प्रिपेयर करना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बहुत मुश्किल था। फिर भी हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने लेस देन 6 मंथ ऑफ द टाइम पीरियड में ड्राफ्ट कंप्लीट कर दिया। तो इनका पहला ड्राफ्ट था फरवरी 1948 में, और लोगों को 8 से 9 महीने दिए गए ताकि इस पे ध्यान दिया जाए, रिविजन किया जाए। देखो, तो लोगों द्वारा मॉडिफिकेशन किया गया, क्रिटिसिज्म किया गया, सजेशन दिए गए, उसको इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कमिटीज ने सेकंड ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। तो सेकंड ड्राफ्ट कब आया? अक्टूबर 1948 में भैया। फिर फाइनल ड्राफ्ट आ गया 4 नवंबर 1948 में। तो फाइनल ड्राफ्ट में कम से कम 32 दिन लगे भैया। क्यों? क्योंकि 7,635 जो अमेंडमेंट थे वो प्रस्तावित हो गए, प्रेजेंट हो गए। उसमें से 2,443 पे विस्तार से चर्चा की गई, सोचा गया। उसके बाद आया, उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स बन के तैयार हुए। और ओरिजिनली इंडिया के पास, प्रेजेंटली इंडिया के पास कितने हैं? तो मोर देन 450 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कम से कम 3 साल लगे, ऑलमोस्ट 3 इयर्स, 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको कंप्लीट होने में लगे। अब हम देखेंगे इनेक्टमेंट, इन्फोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ जो लॉज थे वो इनेक्ट हुए, कुछ इन्फोर्स हुए, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान था वो 26 नवंबर को, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बता दिया कि 26 नवंबर को तो हमारा संविधान बन गया था, पर 26 जनवरी को क्यों इम्प्लीमेंट हुआ, इन्फोर्स में आया? सोचने वाली बात है ना भैया, 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाते? 26 नवंबर को भी तो बना सकते थे, कि मजा आ रहा था? मजा नहीं आ रहा था भैया, इसके पीछे भी कुछ रीजन है। तो यहाँ पढ़ते पहले, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1945, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे। 284 मेंबर ने इसको प्रेजेंट, मतलब वहां अटेंड थे, और प्रेसिडेंट की साइन से और उसके एसेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया। ठीक है, तो कुछ एक्ट इनेक्ट भी हो गए और इन्फोर्स भी हो गए। जैसे कौन कौन से एक्ट? सिटीजनशिप एक्ट, इलेक्शन और ऑर्डिनेंसेस। भाई यही क्यों एक्ट इन्फोर्स हुए, इनेक्ट हुए? क्यों? क्योंकि भैया सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप जो एक्ट था वो इन्फोर्स में लाना जरूरी था, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग भी रहते हैं, इंडियन मुस्लिम्स रहते, क्रिश्चियंस रहते, तो उस टाइम पे सिटीजनशिप एक्ट लाना जरूरी था। इलेक्शन, क्योंकि फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन होने वाला था, तो ये इसको भी इंप्लीमेंट करना पड़ा। ऑर्डिनेंस, जनरल लॉज रहते हैं, अगर हमारे यहाँ वॉर लाइक सिचुएशंस रहती है तो हमको ऑर्डिनेंसेस पास करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जनरल लॉज रहते हैं, ये भी इंप्लीमेंट किए गए। ठीक है, तो हम देखते हैं भैया ये 26, अब ये यहाँ का प्रोविजन अपन देखते हैं कि 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। तो 1929 में इसी दिन मतलब 26 जनवरी को, 26 जनवरी को 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। पूर्ण स्वराज, कि हमको इंडिपेंडेंट इंडिया चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ पूर्ण स्वराज। तो इसकी मेमोरी में, इन द मेमोरी ऑफ पूर्ण स्वराज, इसलिए इस दिन अपन 26 जनवरी के दिन एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। आई अक्कल? फाइनली ऑन 24 जनवरी। हाँ, और अब कोई पूछ लेना कि 26 जनवरी को ही क्यों रिपब्लिक डे मनाते, तो अब बताते आएगा कि ऑन द मेमोरी ऑफ
पूर्ण स्वराज। ऐसा नहीं कि उठे सुठे बोल दिए कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स में आया था, इनफोर्स में तो आया था, पर असली जो मेन कारण है वो पता होना चाहिए। तो हम पढ़ फाइनली, और 24 जनवरी को इनकी फाइनल जो बैठक थी, फाइनल सेशन था, वो हुआ था, जिसको अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असिस्ट किया था, जो कि इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट हुआ था, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था। ठीक है, सॉरी इधर उधर हो जाता थोड़ा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क टिल द फॉर्मेशन ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया गया, वो फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद भी बनी रही और काम करती रही। फाइनली दोस्तों कंक्लूजन पे भी आ गए अपन। तो अपन इसमें सिंपल सी बात क्या करेंगे, कंक्लूजन आप क्या समझते हो भैया? चुप, अपन ने जो पढ़ा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब इनेक्ट हुआ, कब इन फोर्स में आया, 26 जनवरी 1950। इसमें कितने आर्टिकल्स होते, तो ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे, अभी कितने, प्रेजेंटली में कितने आर्टिकल्स है, ठीक है, इनके पार्ट्स कितने हैं, कैसे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद कितने सेशंस हुए, क्या वर्किंग थी उसकी। और भैया बैकग्राउंड क्यों बोल रहे हो, बैकग्राउंड शॉर्ट में, बैकग्राउंड क्या था उसका। बैकग्राउंड में जैसे हमने पढ़ा कि रेगुलेटिंग एक्ट में लीगल जो लेजिस्लेशंस थे, उसमें से कहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं डिफरेंट लीगल लेजिस्लेशंस, डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद हमने वर्किंग सेशन देखी, ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या रोल था। इसमें आपका आराम से एक पेज भरा सकता है, आपको शॉर्ट में एक आइडिया हो सकता है, आइडिया अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमने इतने पूरे लेक्चर में पढ़ा, इतने पूरे लेक्चर में पढ़ा, तो आप बता ही सकते हो कि इन चीजों में क्या किया अपन। ठीक है, तो अभी अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और thank you guys for watching our video till the end. Please do like, share and subscribe. Press the bell icon for the updated notification. आशा करता हूँ आपको हमारा जो पहला वीडियो होगा वो आपको पसंद आया होगा। और प्लीज हमें प्रोत्साहन देने के लिए आप प्लीज ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए, और हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छे से अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे और खुद में भी सुधार करेंगे और आपको भी अच्छे से आसान भाषा में समझाने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।